हरे कृष्णा। आज ना हम लोग बहुत मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैंने ये चैप्टर आज जानबूझ करके और शुरू किया। मेरे पास अभी एक दो दिन पहले ही एक फोन आया था, एक बच्चे का था, वृंदावन वगैरह की तरफ का ही था, कहीं का। तो कह रहा था सर हमने आपका ये लेक्चर देखा था इस चैप्टर का, हमें आज तक कह रहा सर हमने दिए एक दो बार लेकिन समझ में नहीं आया था। जहां से भी एक जगह का नाम बता रहा था वो छोड़ते हैं। कह रहा लेकिन सर इसको पढ़ के मजा आ गया। तो हम लगता है इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरे को भी मजा आता है, तो हमें लगता है कि इसको लेकर के चलते हैं। और इससे मान करके चलिए इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का कम से कम मिलने वाला है। अच्छा, चैप्टर का नाम जो है, जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। वैसे ज्यादातर जगह पे और बुक्स में जो ये चैप्टर का नाम होता है, हम लोग जो बोलते हैं इस चैप्टर को हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। आपका इंस्टीट्यूट ऑपरेशनल अप्रोच कह रहा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और मार्जिनल कॉस्टिंग इसका ज्यादा फेमस नाम है। अब इस चैप्टर में करते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। आपने जैसे लेवरेज वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आप सब जानते हैं कि हम लोग सेल लेते हैं, सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता है, वहां आपने पढ़ा ईबीआईटी, बट यहां पे ना हमारा काम इतने से हो जाएगा, हम इसको बोल देते हैं प्रॉफिट। अच्छा, तो ईबीआईटी आता है, इंटरेस्ट आता है, सब इस चैप्टर के लिए हमारा काम इतने से हो जाएगा। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है। दो तो आपको दिख ही रही हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। एक और होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो भी समझाऊंगा क्या होती है। और इससे फर्क क्या पड़ता है, अगर किसी को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए। मान लो सपोज करो भी कोई प्रॉफिट कमाता है 1 लाख रुपए, वो चाहता है कि हम सर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, हर इंसान ये चाहता है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। कॉस्ट कम कर सकता है, एक बहुत बड़ा कारण। अगर आपको लगता है कि आपकी कोशिश करने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जहां से आप रॉ मटेरियल लाते हैं, आप कोशिश करिए और सोर्सेज ढूंढिए जहां से थोड़ा सा चीप मिल पाए, लेबर सस्ती मिल पाए। अगर आपको लग रहा है आपकी कॉस्टिंग कम हो सकती है, कम कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट, आप अगर एक फैक्ट्री लिए हुए हैं, रेंट पे लिए हुए हैं, आपको लग रहा है इससे कम एरिया में भी मेरा काम हो जाएगा, तो थोड़ा एरिया छोड़ दीजिए अगर रेंट बच जाता है। या आपने अपने यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर रख रखे हैं 3 4, आपको लग रहा है यार 2 बंदे से काम हो जाएगा, हटा दीजिए। कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम क्वालिटी को बिना गिराए। या आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए। आपको लग रहा है अभी हमारा प्रोडक्ट 100 का बिकता है, अगर हम 110 का कर देंगे तो भी लोग खरीदेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बिक जाएगा तब भी बढ़ा दीजिए। वो नहीं बढ़ा पा रहे, कोशिश करिए क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करिए, वॉल्यूम में खेलिए। वॉल्यूम मींस क्वांटिटी। अभी आपने जो मार्केट्स नहीं पकड़ रखे हैं, जिन एरियाज में आपका प्रोडक्ट नहीं जाता है, कोशिश करिए उस मार्केट को कैप्चर करिए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं। देखिए आज की तारीख में जो प्रेजेंट दौर है वो बड़ा कंपटीशन का दौर है। आप जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी सेगमेंट में डील करते हैं, वहां केवल आप नहीं होंगे, बहुत से होंगे। और हो सकता है कि कोई बहुत ही लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा हो, उसकी कॉस्टिंग कम आ रही हो, है कि नहीं। जैसे जियो आया, जियो ने इतने बड़े बड़े एयरटेल, वोडाफोन, छोटे लोग थोड़ी ना ये, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी थी कि पहले फ्री देते हो, पहले फ्री की आदत लगा दी, फिर उसके बाद उसने रेट बढ़ा दिया। अब अपनी ही चाल पे मात खा रहा है।
सबने रेट बढ़ा दिए, जियो ने, एयरटेल ने, सबने, बीएसएनएल ने कहा अभी हम नहीं बढ़ाएंगे, बीएसएनएल ने नहीं बढ़ाया। अभी जैसे ब्लिंकिट और ये सब है, ये डिलीवरी चार्जेस लेने लगे हैं। जियो मार्ट ले आया है, आपको पता नहीं होगा, कानपुर में वो भी आ गया जियो मार्ट, उसमें डिलीवरी अभी फ्री दे रहे, तभी वो आदत लगा रहे हैं। जब लेने लगेंगे, हाँ आपको जब ये कुछ नहीं, ये आलसपना बढ़ा रहे हैं हम लोगों का। हाँ, अरे दूध लाना नीचे से कौन लाए, ब्लिंकिट कर दो, है ना, आलस बढ़ा रहे हैं सच में, ये तो आदत लगा रहे हैं। तो भाई साहब कंपटीशन का जमाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको एडिशनल करना पड़ेगा। आपको ये चैप्टर यही सब सिखाएगा। या जैसे अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट समझते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि कितनी क्वांटिटी हम कम से कम बेचें ताकि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो चैप्टर, ये चैप्टर मतलब वो भी निकलवा देगा। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। सर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एक ही बात है? नहीं बेटा, मार्जिनल कॉस्ट अलग, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग। पहले मार्जिनल कॉस्ट समझाता हूं, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। मार्जिनल कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, दोनों एक ही बात है। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप मान लीजिए ये पेन बनाते हैं, एक पेन बनाने के लिए लेट से 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है। वेरिएबल में रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब 2 रुपए की मान लेते हैं, एक पेन बनाने में वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो एक पेन बना रहे 2 रुपए की आ रही, 2 पेन बनाएंगे तो 4 रुपए की, 5 पेन बनाएंगे तो 10 रुपए की, 100 पेन बनाएंगे तो 200 रुपए की, नहीं बनाएंगे तो 0। यानी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्शन ही ना करें। बट वहीं पे अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, मान लीजिए हमने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, 1 लाख रुपीस पर मंथ का रेंट जाता है। अब हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो भी 1 लाख का रेंट देना है, 20,000 यूनिट्स बनाते हैं तो भी 1 लाख का रेंट देना है, नहीं बनाते हैं तो भी देना है। ठीक, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखा है सर, पढ़िएगा बेटा। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस which would be avoided if that unit were not produced or provided। कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एक यूनिट बनाने के लिए, मे बी आप प्रोडक्ट बनाते हैं या मे बी सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस रेंडर करते हैं, विच वुड बी अवॉइडेड, आप अवॉइड कर सकते थे, कैसे, इफ दैट यूनिट वर, हाँ अगर वो यूनिट नहीं बनाते तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आती। दैट इज इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने में टोटल कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है। कैसे निकलती है सर वेरिएबल कॉस्ट? देखो, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात होती है, एक ही बात होती है कि नहीं। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए प्राइम कॉस्ट लेनी है एंड वेरिएबल ओवरहेड जोड़ना है। सर क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूं। मान लीजिए हम ये पेन बनाते हैं, इस पेन को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, जो भी प्लास्टिक, स्टील, जो भी लग रहा है, इंक, वो सब इस पेन के लिए हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल है। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, जो इसमें लग रहा है, जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ कि इसमें लगा। इसके अलावा कुछ वर्कर्स होंगे जो डायरेक्टली इसको बनाने के लिए इंगेज्ड होंगे, इसी के लिए लगे होंगे, वो है इस पेन के लिए डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस भी आप इसको बोल सकते हैं। प्लस और भी कुछ खर्चे होंगे जो पर्टिकुलरली केवल इस पेन के लिए ही हुए होंगे। जैसे हो सकता है इस पेन की डिजाइनिंग कराने के लिए हमने डिजाइनर को पैसे दिए। कोई भी खर्चा जो पर्टिकुलरली इस पेन को बिलोंग करता है, जो हम कह सकते हैं ये इसी के लिए हुआ था, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को वो बिलोंग करता है। जब हम तीनों डायरेक्ट खर्चों को जोड़ देते, तीन ही होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। क्या कहलाता है ये? प्राइम कॉस्ट। यानी प्राइम कॉस्ट मींस सारे डायरेक्ट खर्चे जोड़ के। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आमतौर पे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अलावा फैक्ट्री में और भी बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। जैसे सपोज करिए मेरी फैक्ट्री है तो हमने एक गेट कीपर बैठा रखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन से डायरेक्टली इंगेज नहीं है, लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो कोई भी अंदर आ जाएगा, कोई भी सामान चोरी हो जाएगा। स्टोर कीपर बैठा रखा होगा, क्लीनिंग स्टाफ होगा, लाइटिंग होगी, साफ सफाई, पानी पिलाने वाला, चाय समोसा, ये सब भी तो खर्चे हैं। ये जितने इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट खर्चों का मतलब होता है ओवरहेड। वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब हो सकता है इस पेन को बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर टूल लगता हो, हथौड़ी, औजार, कोई भी। वो इस पेन के साथ दिख तो रहा नहीं है, इसको घिसने के लिए क्या चीज यूज है हमें पता नहीं है। वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो वर्कर्स हमने आपको बताए, पानी पिलाने वाला, ये सब, ये है इनडायरेक्ट लेबर। समोसा वगैरह, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते जाते हैं कि आज जल्दी काम निपटा देना, 6 बजे छुट्टी कर देंगे तो पिक्चर देखने जाना हमारी तरफ से। ये सब है इनडायरेक्ट खर्चे। जब हम इनडायरेक्ट खर्चों को मिला देते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, तो वो कहलाने लगते हैं ओवरहेड्स। क्या कहलाने लगते हैं? ओवरहेड्स। जो ओवरहेड होते हैं ना, वो भी दो तरीके के होते हैं। एक वेरिएबल ओवरहेड होते हैं और कुछ फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। कुछ वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड। जब हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होती है तब हम करते क्या है, प्राइम कॉस्ट तो लेते ही लेते हैं, प्लस उसमें ओवरहेड और जोड़ देते हैं। लेकिन कौन से, वेरिएबल जोड़ें कि फिक्स जोड़ें? वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो तो हम प्राइम कॉस्ट में क्या करते हैं सर, वेरिएबल ओवरहेड और जोड़ देते हैं। जब ये जोड़ देते हैं तब मेरी आती है वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई? यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ही ये जोड़े तो प्राइम कॉस्ट आ गई, इसमें वेरिएबल ओवरहेड जोड़ दिए तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड लिख सकते हैं। सर ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे बेटा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, इन तीन की जगह आप चाहो तो क्या लिख दो, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। यही बात यहां पे लिखी हुई है। आइए देखें क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड। या फिर ऊपर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। समझ में आ गया? इससे कौन सी कॉस्ट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, ऊपर ये लिखा है इट इज द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो सर ये तो मार्जिनल कॉस्ट हुआ। चैप्टर का नाम आप कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका क्या मतलब है ये वर्ड का मार्जिनल कॉस्टिंग? मैं बता रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक बड़ा टर्म है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहां जितना हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसमें कितनी मार्जिनल कॉस्ट लगेगी और उसके हिसाब से प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, इस पूरे एनालिसिस को समझना ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। पढ़ के देखिए आपको समझ में आएगा। पहली लाइन को पढ़िएगा, इट रेफर्स, मार्जिनल कॉस्टिंग रेफर्स टू द एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, एंड उसका इफेक्ट जानना किस पे, ऑन प्रॉफिट। कब, अगर हम अपनी वॉल्यूम में चेंज करेंगे, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो क्या हमारे प्रॉफिट में फर्क आएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम क्वांटिटीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा बेचेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, कम करेंगे तो गिरेगा। या कई बार क्या होता है, आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं। हम पेन भी बनाते हैं, हम कैलकुलेटर भी बनाते हैं। क्या दोनों में जरूरी है कि प्रॉफिट मार्जिन सेम हो? नहीं।
हम पेन 100 बेचते हैं, कैलकुलेटर 100 बेचते हैं। हो सकता है कैलकुलेटर में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, तो अगर अगली बार हम पेन 50 बेचें, कैलकुलेटर 150 बेचें, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताती है मार्जिनल कॉस्ट की वजह से। अगर आप अपने वॉल्यूम में चेंज करें या टाइप ऑफ आउटपुट में चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा? बाय डिफरेंशिएटिंग। सर मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए हमें कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ता है। कैसे बेटा? कौन कौन सी? सर कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है एंड कितनी वेरिएबल कॉस्ट। तभी तो पता चल पाएगा, क्योंकि सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तब कंट्रीब्यूशन आता है, जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। दैट मींस मार्जिनल कॉस्टिंग ब्रिंग्स आउट द रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? प्रॉफिट एंड वॉल्यूम के बीच में। प्रॉफिट तो समझते हैं, वॉल्यूम मींस क्वांटिटी। इनकी रिलेशनशिप को स्टडी करने का एक तरीका है मार्जिनल कॉस्टिंग। वो बहुत ही प्यारा प्यारा सा और बहुत अच्छा चैप्टर है ये, जिसमें सबसे पहले अब ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि 3 तरीके की कॉस्ट होती है। एक फिक्स कॉस्ट होती है, दूसरा ऊपर बताया भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक एक करके पढ़ते हैं। पहले फिक्स कॉस्ट, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, फिक्स कॉस्ट वो होती होगी जो एज पर लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होती। आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो भी वही फिक्स कॉस्ट है, 1 लाख बना रहे हैं तो भी वही, यानी जल्दी चेंज नहीं होती जब तक डेलिबरेटली चेंज ना करी जाए। ऐसा नहीं कि कभी चेंज ही नहीं होगी। मान लीजिए रेंट है, 1 साल बाद 2 साल बाद रेंट बढ़ गया तो चेंज भी हो जाएगी, बट जल्दी चेंज नहीं होती, वो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट। या प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी है, ऐसा तो है नहीं कि आज जिस पे रखा है जिंदगी भर उसी पे काम कराते रहेंगे उससे। समझ रहे हैं बात को? तो लेकिन फिक्स कॉस्ट हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो जल्दी लॉन्ग रन में जल्दी चेंज नहीं होती हुई दिखती है। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर फिक्स्ड एंड डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर हुआ? फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन द सेम इवन एट, अगर कुछ नहीं भी बनाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी शादी है, इस 1 महीने आपने कोई काम नहीं किया, फैक्ट्री में ताला लगा करके घूमने चले गए, तो भी क्या लैंडलॉर्ड अपना रेंट लेगा? यस और नो? वो तो लेगा। तो इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपको तो फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जैसे कि मैनेजर की सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। वहीं पे वेरिएबल पढ़ते हैं, फिर नोट पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स। देखिए कितना सुंदर सा बेहतरीन लिखा है। वो कॉस्ट जो फिक्स नहीं होती वो कौन होती है? वेरिएबल होती हैं एंड चेंज होती हैं विद द चेंज इन आउटपुट। एक पेन बना रहे हैं तो आपने कहा 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2 पेन बनाएंगे तो 4 रुपए की है, 3 पेन बनाएंगे तो 6 रुपए की, एंड सो ऑन। वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो। कब? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं बनाएंगे तो नहीं होगी, जैसे कि पार, कमीशन टू सेल्समैन बेस्ड ऑन सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मटेरियल वगैरह, लेबर वगैरह। अब नोट में सर आपने क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट का नोट नंबर 1 जरा पढ़ो, और वेरिएबल कॉस्ट का नोट नंबर 1 पढ़ो, और कुछ अगर गलत लग रहा हो तो सही कर लेंगे उसको। कहीं पे अगर आपको लग रहा है तो हम लोग सही कर लेंगे, आपको कुछ गलती लग रही हो तो। फिक्स कॉस्ट का नोट नंबर 1 में लिखा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो उसमें क्या होना चाहिए? विल नॉट चेंज लगा देंगे। और नीचे वेरिएबल में क्या करेंगे? वेरिएबल में जाए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। इसमें क्या लिखे हैं? सबको समझ में आ गया पक्का? आपने चेंज भी कर लिया अपनी कॉपी में? अब सुनिए, आपने गलत किया, जो लिखा था पहले से वो सही लिखा था। सुनो, दिमाग लगाते हैं, क्या लिखा है पहले इधर देखो, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इधर आओ। सपोज करो हमने एक फैक्ट्री किराए पे ली है जिसकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है। और हमने क्या किया, इस महीने या इस साल जो भी आप मान लें, इस पीरियड में हमने टोटल बनाई 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। 1 लाख रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट थी। अगर कोई हमसे कहता है सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बता दो आपको कितनी पड़ी, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सर देखिए 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, हमने 50,000 यूनिट्स हमने बनाई हैं, तो पर यूनिट कितनी आती है? 2 रुपए। अच्छा, दूसरे पीरियड में क्या हुआ? दूसरे साल फिक्स कॉस्ट तो 1 ही लाख थी, लेकिन हमने दूसरे साल और मेहनत करी और टोटल यूनिट्स लेट से 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी, 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करी।
देनी तो 1 ही लाख रुपए पड़ा, मैन्युफैक्चर ज्यादा किया। अगर इस साल हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो क्या 2 ही आएगी? नहीं जी, 1 लाख रुपीस अपॉन 1 लाख यूनिट्स कितने रुपए आती है? 1 रुपए पर यूनिट। यानी फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इन टोटल तो सेम रहती है, इन टोटल तो 1 ही लाख है, बट पर यूनिट एज पर आउटपुट एज पर प्रोडक्शन चेंज होती है। ज्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि इन टोटल सेम है, बट पर यूनिट क्यों चेंज होती है? जब आप डिवाइड करोगे उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो जाहिर सी बात है इस बार अगर कम बनाई अगली बार ज्यादा बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। तभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े स्केल पे काम करती हैं उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम आती है एज कंपेयर टू जो छोटी हैं, जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो हो सकता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो जितने में अपना प्राइस प्रोडक्ट बेच दें, छोटी कंपनियों के लिए उतनी कॉस्टिंग लाना मुश्किल पड़ जाए। समझ रहे हैं बात को? बड़ी कंपनी ने वो प्रोडक्ट 8 रुपए का बेच दिया और आपकी कॉस्ट आ रही है 9 रुपए। एक ये भी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं बात को? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं होती, इन टोटल सेम होती है। ठीक, वेरिएबल की बात करते हैं, जरा देखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट, मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है लेट्स से ₹3 मान लेते हैं, इस बार ₹3 पर यूनिट। और हमने क्या किया, हमने वही 50,000 यूनिट्स बनाई। तो बताओ मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ, हमने 1 लाख यूनिट्स बनाई, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 3 ही रुपए रहेगी, पर यूनिट थोड़ी ना चेंज होगी। लेकिन टोटल बात करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो अब हो गई 1 लाख इंटू 3 यानी 3 लाख। दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती है, पर यूनिट सेम रहती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है, पर यूनिट चेंज होती है। समझ में आई? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट के नोट नंबर 1 में यही लिखा है। क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल मींस क्वांटिटी, वॉल्यूम। अगर आप लेवल ऑफ आउटपुट घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज होगी ही होगी, इन टोटल सेम होती है। क्लियर? तो अब आपने जो भी नोट वोट लगाया था वो सब हटा दो। दूसरा में वेरिएबल कॉस्ट मतलब पहला नोट क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट सेम होगी ना, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल चेंज होती। पर यूनिट अगर 3 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट तो 3 ही है ना सर, टोटल में चेंज होगी कि 50,000 यूनिट बना रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए हो गए, 1 लाख यूनिट बना रहे हैं तो 3 लाख रुपए की हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विल रिमेन सेम। क्लियर हो गया? लॉजिक समझ में आ गया आपको? ओके, अब मैं दूसरा नोट भी आपको पढ़ा देता हूं। फिक्स कॉस्ट का एक और नाम होता है पीरियड कॉस्ट, क्योंकि बेसिकली ना ये एक सर्टेन पीरियड की निकाली जाती है, मे बी 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, साल भर की, इसलिए इसको पीरियड के नाम से भी जानते हैं, पीरियड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की होती है। और नोट नंबर 3 में लिखा है कि फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीएनएल में ले जाते हैं। तो ये तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। एक और कॉस्ट होती है जिसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? अभी तक में कुछ पूछना है फिक्स्ड में या वेरिएबल में किसी को? नहीं। देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो ना फिक्स्ड है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से वेरिएबल है, वो होती है सेमी वेरिएबल। इसको हम सेमी वेरिएबल भी बोल सकते हैं, सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलिमेंट जुड़े हुए हैं, वेरिएबल के भी और फिक्स के भी। जैसे मान लो आपने अपने घर से कोचिंग आना है और आपने कोई कैब बुक करी, जैसे आपने ओला बुक करी। अब आमतौर पे उनका जो प्राइसिंग होती है वो ऐसे होती है कि सर लेट्स से उनकी मान लेते हैं प्राइसिंग ऐसे मान लेते हैं कि सर मान लीजिए ₹50 तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस ₹5 पर किलोमीटर हम आपसे और लेंगे। मान लेते हैं किसी टैक्सी वाले की ऐसे प्राइसिंग है।
ये 50 तो हम लेंगे ही लेंगे और 5 रुपए पर किलोमीटर और लेंगे। अब आप अपने घर से चले 1 किलोमीटर पहुंचे, आपने बस रोक दो यहीं तक जाना, बताओ आपसे कितने रुपए लेगा? 55 लेगा। कैसे 55 सर? बिल्कुल सही आप कह रहे, 50 रुपीज तो ले ही रहा है सर, प्लस 5 रुपए इंटू 1 किलोमीटर यानी 55 वो आपसे लेगा। यस और नो? लेट्स से अगर आप इसी में ही 100 किलोमीटर चले तो फिर बिल कितना आएगा? 550, 550, क्योंकि 5 इंटू 100, 500 प्लस 50 के उसके फिक्स चार्जेस है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि सर ये जो 550 रुपीज है ये फिक्स कॉस्ट है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें तो दोनों जुड़े हैं, इसलिए ये बन गई सेमी वेरिएबल। जब भी हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो हमारा पहला कर्तव्य ये होगा कि हम उसमें से सेग्रीगेट करें कि इसमें कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। जब तक हम ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सर क्या कहना चाहते हो, मैं बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर 100 यूनिट्स की, फॉर 100 यूनिट्स टोटल कॉस्ट है 500 रुपए। हमने कहा ठीक है, और कहता है सर वहीं पे अगर हम फॉर 300 यूनिट्स की बात करते हैं तो मेरी टोटल कॉस्ट है, मान लेते हैं 1100। हमने कहा ठीक है। कह रहा सर आप बताइए, क्वेश्चन है छोटा सा, कि अगर हम, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट, कि अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे तो फिर ऐसे केस में टोटल कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ के छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि 100 यूनिट बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है 500 रुपए की, 300 यूनिट बनाते हैं तो 1100 रुपए की। बताना है अगर 1000 यूनिट बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। कुछ लोग निकालने लगे हैं, निकालिए, मैं टाइम लेता हूं आपको, फिर मैं बात करूंगा। कर लीजिए, अगर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, अगर आप कर पा रहे हैं तो टाइम मैं आपको देता हूं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन में ना पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमको कॉस्ट दी है ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं दी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ वेरिएबल कॉस्ट 0 पूरी फिक्स कॉस्ट हो। फिक्स कॉस्ट अगर होगी तो सेम होती, दोनों 500 रुपए होते या दोनों 1100 होते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है। यही तो आपने पढ़ा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है बट इन टोटल सेम होती है। तो ये दोनों सेम तो नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट नहीं है। एग्जाम में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें दिमाग में करके, ये दिखाना नहीं पड़ता बट दिमाग में खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि फिक्स कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स कॉस्ट? चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता, अभी मैं डिलीट कर दूंगा, कि अगर मैं आपसे कहता कि सर ये भी 1100 रुपए हैं और ये भी 1100 रुपए हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट होती, तो 1000 यूनिट बनाते तो भी 1100 होते। लेकिन हमने ऐसा तो आपसे कहा नहीं, यानी फिक्स कॉस्ट तो नहीं है सर। जब फिक्स कॉस्ट नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वेरिएबल कॉस्ट हो। सर ये कैसे चेक करेंगे आप? अगर वेरिएबल कॉस्ट होगी तो पर यूनिट सेम होगी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती, इन टोटल चेंज होती। तो हम अपने लिए पर यूनिट निकाल के एग्जाम में चेक कर लेंगे। कैसे सर पर यूनिट कैसे निकालोगे? 500 अपॉन 100 कितना? 5। 1100 अपॉन 300, 3 पॉइंट कुछ बता रहे हैं अपना, 6 7 जो भी बता रहे हैं, लिखना नहीं है। बस हमको ये समझ में आ गया कि ये वेरिएबल भी नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल होती तो दोनों या तो 5 रुपए आते या दोनों 3 पॉइंट जो आप बता रहे हैं वो आती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती तो पर यूनिट सेम होती। तो ना ये वेरिएबल है ना ये फिक्स्ड है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल है। तो एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच जाना कि सेमी वेरिएबल दी है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। एक अच्छा बच्चा, एक समझदार बच्चा दिमाग से काम करता है।
तो भैया हमने आपको इसलिए कॉन्सेप्ट सिखाए कि फिक्स होगी तो टोटल में सेम होता, वेरिएबल होता तो पर यूनिट सेम होता। तो ऐसा दोनों नहीं है, यानी इसमें फिक्स भी जुड़ी है, इसमें वेरिएबल भी जुड़ी है। तो हमें पहला हमारा काम ये होगा कि हम इस कॉस्ट में से अलग करें कि इसमें कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है। जब तक हम ये अलग नहीं करेंगे तब तक हम 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट में भी दोनों चीजें चाहिए होंगी, फिक्स भी और वेरिएबल भी। तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हैं, अगर आपको टाइम दिया जाए तो दे देते हैं, नहीं चाहते हैं तो हम करा देते हैं। कुछ तुक्का भिड़ाना चाह रहे हैं, कुछ भी दिमाग लगाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दिमाग की कमी आपके पास नहीं है। दिमाग सबको भगवान ने बराबर दे के भेजा है, बस कोई इस्तेमाल ज्यादा करता है, कोई कम। ये आप कौन सी कॉस्ट बता रहे हैं? वेरिएबल और फिक्स बताइए फिर। क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया कि ये सेमी वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नहीं बताई जाती, टोटल में बताओ, टोटल में। ओके, और वेरिएबल? हाँ, पर यूनिट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा ट्राई करना चाह रहा है? देखो उसका बड़ा सिंपल सा काम होता है, मैं बताऊं करते क्या है। जब भी हमें ऐसा दिया होता है ना, और हमें निकालना होता है कि सर इसमें कितनी वेरिएबल है कितनी फिक्स्ड है, तो पहले हम इसमें से निकालते हैं कि सर इसमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसमें कितनी वेरिएबल है। सर वो कैसे निकालते हैं? उसका एक सिंपल तरीका होता है कि हम चेंज इन कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं चेंज इन यूनिट से। चेंज इन कॉस्ट मतलब डिफरेंस, कॉस्ट का दोनों का डिफरेंस अपॉन यूनिट का डिफरेंस। तो मतलब जैसे 1100 माइनस 500, 1100 माइनस 500 अपॉन 300, यूनिट्स के डिफरेंस है 300 माइनस 100। तो इसको आप बिल्कुल सही सही बता रहे हैं कि सर ऊपर वाला 600 हो जाएगा, नीचे वाला 200 हो जाएगा, यानी 3 रुपीज। तो 3 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। ये हम नतीजे पे पहुंच गए। क्या किया? चेंज इन यूनिट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। अब सर फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे? देखो बेटा, टोटल कॉस्ट जब भी बनती है तो वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है। देखते चलना सिर्फ। अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दें, क्योंकि हमें पता चल गया 3 रुपए पर यूनिट है, तो हमारी क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट। अब किसी एक पे उठा लेते, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा सर 100 यूनिट वाले पे उठा लो, तो 100 यूनिट वाले पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 500। 100 यूनिट वाले पे टोटल कॉस्ट 500 माइनस एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अगर 3 रुपए है, तो 100 यूनिट की 300, यानी वेरिएबल कॉस्ट 300 हो गई। कैसे सर? 100 इंटू 3, 300। इससे हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी बताओगे? 500 माइनस 300, बोलो कितनी? 200। सर अच्छा, सर नीचे वाले पे भी कर सकते थे। हाँ, इस पे भी कर सकते हैं सर, इससे भी फिक्स कॉस्ट सेम ही आती है क्या? बिल्कुल बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। आपको चेक किसी एक में करना होगा एग्जाम में, या दोनों करा देते हैं आपको चेक करने के लिए कि जैसे 300 यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 1100, तो वही टोटल कॉस्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं आपके लिए। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट निकाल लें। टोटल कॉस्ट आप कह रहे हैं 500 यूनिट वाले पे देनी है, 300 यूनिट वाले पे 1100 रुपए, तो 1100 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट 300 यूनिट इंटू 3 रुपए पर यूनिट, 900, 300 इंटू 3, 3 रुपए तो निकाला है, तो 900 रुपए की सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट बोलो ना। तो ये पर यूनिट आई फिक्स कॉस्ट? नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल आती है। अब तो बड़ा आसान है सर। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, और हमसे कह रहा है सर अब 1000 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट बताओ, तो 1000 यूनिट के लिए वेरिएबल कितनी होगी? 3 रुपए के हिसाब से 3000, और फिक्स्ड 200, टोटल कॉस्ट 3200, 3200। समझ में आ गई सबको? इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन हो, डायरेक्टली सेमी वेरिएबल ना निकालना। कोई आपसे कहे आपका कान कौवा ले गया, डायरेक्टली कौवे के पीछे नहीं भागना, पहले कान चेक कर लेना। तो पहले चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं फिक्स दी है, वेरिएबल दी है। ये देखिए बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे करते क्या है, जितना बता दो डायरेक्टली दिमाग नहीं लगाते। दिमाग लगा काम करोगे हमेशा सही रहेगा। समझ में आ गई बात? अब पढ़ के देखते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट
which remain fixed up to a certain level of output, एक certain level तक fixed है, and then become variable are known as semi variable. जैसे कि एग्जाम्पल डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. सर कैसे अलग अलग करते हैं? सिंपल वे टू सेग्रीगेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट. फिर सर फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट के लिए कोई भी एक उठा लेंगे, दो चीजें आपको दी होंगी, तो किसी भी एक चीज पे टोटल कॉस्ट जो जेड यूनिट की, जेड यूनिट समझ गए, 100 यूनिट 300 यूनिट जितनी भी है उस पे टोटल कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू जेड यूनिट माइनस कर देंगे. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लो जैसे हमारे इस एग्जांपल में, हमारा जो एग्जांपल था अभी जो आपको कराया, इसमें 100 यूनिट पे उठाए तो 100 यूनिट पे 500 रुपए की टोटल कॉस्ट, यहाँ 500 आ जाएगा, माइनस 100 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100, या 3 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 100, 100 इंटू 3 बोलो, 3 इंटू 100 बोलो, एक बात है. ये इससे आप करेंगे तो आपका 200 रुपए आ जाएगा. कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा. ठीक, एक क्वेश्चन आप ये करके बताओ फिर अगर आप समझ में आया. If the total cost for 500 unit is 1700 rupees and 800 unit is 2600 rupees, calculate fixed cost and variable cost per unit. करके बताओ. सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, हमने आपको सॉल्यूशन दिया है, देखिए. तो ऐसा क्या हर क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि सेम होगा? नहीं, इत्तेफाक है ना. इस क्वेश्चन में अक्षय कुमार है कि वो सेम है, नहीं तो वो सेम नहीं है ना, हमेशा सेम नहीं होगी. वेरिएबल कैसे निकाली आप लोग ने? 2600 माइनस 1700 डिवाइडेड बाई 800 माइनस 500, यानी ऊपर 900 हो गया, नीचे 3 रुपीज हो गया. फिर फिक्स कॉस्ट के लिए किसी भी एक में आप रख सकते हैं. अगर आपने 500 यूनिट्स वाले में रखा तो 500 यूनिट की टोटल कॉस्ट 1700 माइनस वेरिएबल कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 3 1500, 1700 माइनस 1500 200 की आपकी फिक्स कॉस्ट. इजी है. इसी सेम क्वेश्चन पे कैलकुलेट करके बताइए. कैलकुलेट सेम क्वेश्चन पे टोटल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स. 500 रुपए पक्का. कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये हम TCVCFC लिखते हैं, तुम लोग एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना. ठीक है. तो वेरिएबल कॉस्ट सर कैसे हो जाएगी? सर 3 रुपए पर यूनिट है इंटू 100 यूनिट, 300 प्लस 200 की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी सर. तो 300 और 200 सर ये सब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे? दिखाओगे ही. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई. आगे चलें. सेमी वेरिएबल भी समझ में आ गया है. ये रही आपकी टेबल, जो आपको पता भी है, आपको तो इससे भी ज्यादा तक आता है. लेवरेज वाले चैप्टर में आपने ईपीएस तक निकालना सीखा हुआ है, बट हमको इतनी ही चाहिए यहाँ पे. सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. अच्छा, अगर मान लो ये टेबल आपको दिख रही है ना, दिमाग लगा के बताना. लगाओगे दिमाग? पक्का. छोटा ही कुछ पूछेंगे, ज्यादा कुछ, रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे, टेंशन ना लो. ये बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन उतना ही आया जितनी फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन जितना आया एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर आया अगर, तो कितना प्रॉफिट होगा? 0. वो पॉइंट होगा, आप इधर से सही बोले, ब्रेक इवन पॉइंट होगा. नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, ब्रेक इवन. और इफ कंट्रीब्यूशन इज मोर देन फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट होगा. एंड इफ फिक्स कॉस्ट इज लेस देन कंट्रीब्यूशन, देखा नहीं लगाया ना, बोल दिया, कहते हैं बता नहीं, लगाओ दिमाग. इफ फिक्स कॉस्ट इज लेस देन कंट्रीब्यूशन, हमने ये पूछा, करे लॉस. दिमाग लगाओ, है ना. हम लोग को रट्टू तोता नहीं बनना है. दिमाग दिया भगवान ने तो यूज कर ले, अगले जन्म फिर देगा, दूसरा देगा. ठीक है. इफ कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, लॉस.
सवाल ये आता है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन ही क्यों बोलते हैं? इसका और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? लेट्स से इसको ऐश्वर्या राय बोले, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऐश्वर्या राय। नहीं, उतने पैसे नहीं लगाए, वो तो कैपिटल होती है, जो पैसे लगाए वो तो कैपिटल होती है। नहीं नहीं, वो नहीं है कंट्रीब्यूशन कॉस्ट, रेंट वेंट थोड़ी ना है, वो तो फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिटरली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स मीटिंग फिक्स कॉस्ट एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को मीट कर पाए, रिकवर कर पाए, और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देगा फिक्स कॉस्ट से भी ज्यादा, वो आपके प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। समझ गए? इसलिए बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। नाम ये आपको बता दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन। कुछ लोग बड़े गंभीर चेहरे से आ गए, गंभीरता ना लाइए अपने अंदर। कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स काय के लिए? हाँ, आपकी कोशिश, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा आपका। कंट्रीब्यूशन ज्यादा चाहिए, फिक्स कॉस्ट अगर कम हो पा रही है तो कम कर लो। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में मार्जिनल कॉस्ट दिया हो तो वापस मत आ जाना, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। द वर्ड कंट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन इट्स नेम because of the fact that it literally contributes towards recovery of fixed cost and making of profits, इसलिए उसको contribution नाम दिया गया। contribution is equal to selling price minus variable cost। सर प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन में से जब क्या माइनस कर दें बेटा? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एनी अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर एलोकेटिंग कंट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? कुछ भी दिमाग में आ रहा है, डिस्कस करना चाह रहे हो? इजी लग रहा है आपको? इजी है ना ये चैप्टर? पक्का? हाँ तो जी रहे हैं सर, बस पैदा हो गए तो। अरे इजी है। काहे मरे मरे बैठे रहते हो? जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा हो, जियो। एनर्जी लेवल तुम लोग का ऐसा डाउन रहता है कि सबको भी कॉम्प्लान पिलाना पड़ जाएगा। तो पता है एनर्जी पास होती है आपको जब हम देखते हैं कुछ बच्चे। अभी रात में रील भी देखनी है, 3 बजे तक कल रात में रील देखी, बताओ नींद ही नहीं आई। थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज में सुधार करिए, थोड़ा खाना पीना सही करिए, नींद सही करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो बोझा लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बर्डन इतना है। अब बोझा मान के पढ़ोगे मुंह। अबे पढ़ाई हम सब ने भी करी है, ऐसे चेहरे नहीं बनाते थे जैसे तुम लोग बनाए बैठे रहते। अबे देखो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं डांस वांस नहीं करके दिखा सकता। मैं कथक करने था ही, वो करके आपको एंटरटेन, इसी से एंटरटेन कर सकते हो, यही आता है, वो कुछ आता ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो भाई कंट्रीब्यूशन समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज और समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपने ये टेबल पढ़ी कि सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि लेट से ऐसे बोल दूं, देखिएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये बोल सकते हैं? अच्छा, और कंट्रीब्यूशन जो हमारा निकलता है, मतलब कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट है? क्या ऐसे बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन की जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है? बोल सकते हैं? क्या ऐसे बोल सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट? हाँ हाँ बोल रहे हो, देख भी लेना। बोल सकते हैं? फिक्स कॉस्ट इधर जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस में हो जाएगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर होता है? तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट? ऐसे नहीं समझ आया तो शॉर्टकट समझा देते हैं। देखो, कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है, तो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉफिट प्लस, यानी कभी अगर प्रॉफिट दिया है फिक्स कॉस्ट दिए, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन।
ये बात यहाँ पे लिखी गई है। फ्रॉम द अबव टू फॉर्मूलाज वी कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या बनी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन की जगह लिख दिया गया है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझ गए, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल दिमाग में अभी तक में केवल वो टेबल रखिए, सेल, बाकी सब हो जाएगा। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। कहीं पे भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन पे आप कहीं पे भी अटकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप सिंपली ये नोट कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, जो जो डेटा दिया है उस टेबल में उसको रख दीजिए, अपने आप कहीं ना कहीं तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए। बिल्कुल, अगर कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कम है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो लॉस आएगा। कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट से तो प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन कम होगा तो लॉस, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के एग्जैक्टली बराबर होगा तो ब्रेक इवन। आपने बात कही तो मैं इस पे 3 क्वेश्चन करा देता हूं, एक प्रॉफिट पे, एक ब्रेक इवन पे, एक लॉस पे, तो आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। आइए देखें, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। दोनों चीजें निकालनी, कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट भी। क्या दिया है सर, सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपीज है। ये 50,000 रुपीज पर यूनिट होगी कि टोटल होगी, टोटल। वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट है, टोटल यूनिट सोल्ड है 50,000, और आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। कर पाएंगे, करिए, कॉपी खोलिए, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम, एक अमाउंट का। सबसे पहले आपने सेल्स लिखी, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि 50,000 यूनिट इंटू 10 यानी 5 लाख रुपीज हो गए। जल्दी करिए, देखते हैं कौन पहले करेगा, मैं कि आप। लेस वेरिएबल कॉस्ट, आप आधे घंटे तक कॉपी खोल रहे हैं, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 contribution, 2,50,000 लेस फिक्स कॉस्ट गिवन है। चाहो तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो फिक्स कॉस्ट के साथ यहाँ पे कि गिवन 50,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपीज। मैं जीत गया, आंसर आ गया मेरा, बस। ठीक, हाँ। ठीक है, अगर हो जाए तो एग्जाम्पल 3 करो, 4 करो, 3 करो उसके बाद 4 करो, तो पहले ये कर लो फिर 3 दिखा देंगे ना। बच्चे कर रहे हैं, कर लें ये वाला, फिर 3 करिए, फिर 4। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है समझ में, कर रहे हैं आप लोग? जी, कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 2 लाख, वेरी गुड। 2 आई थिंक हो गया होगा, अब ये रहा 3, ये करिए, इसमें भी कंट्रीब्यूशन निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। आ गया, कितना आया एग्जाम्पल 3 में कंट्रीब्यूशन 50,000 और प्रॉफिट 0, यानी ब्रेक इवन पॉइंट है बेसिकली। ठीक है।
हो गया एग्जाम्पल 3 सभी का। ब्रेक इवन पॉइंट है ये बेसिकली क्योंकि प्रॉफिट हमारा 0 आ रहा है, कंट्रीब्यूशन 50,000 आया, फिक्स कॉस्ट भी 50,000 थी, एग्जैक्टली सेम थी, इसलिए प्रॉफिट 0 है ना, यानी ना प्रॉफिट है ना लॉस है। एग्जाम्पल 4 करिए। 10,000 लॉस है और कंट्रीब्यूशन कितना आया 40,000। तो देखिए आपने पूछा था ना, अगर कंट्रीब्यूशन कम आता है फिक्स कॉस्ट ज्यादा आती है तो क्या होगा, तो लॉस हो जाएगा। लिख सकते हैं, कह रहे हैं प्रॉफिट लिख के -10,000 लिख सकते हैं क्या, लॉस लिख लिख सकते हैं, बट आप लॉस लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जो कह रहे हो वो भी कर सकते हैं। चलें आगे। अब हम लोग इसी में पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी अभी आपने क्वेश्चन में देखा एग्जाम्पल 3 में कि 0 प्रॉफिट आया, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन अगर मान लो कोई हमसे पूछता है, जैसे मान लो सेम एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3 में बात करें, तो अभी तो हमें पता चल गया कि अगर हम 10,000 यूनिट्स, मेरी तरफ देखिए अभी बच्चे, अभी तो हमें पता चल गया कि अगर हम 10,000 यूनिट्स बेचते हैं तो ब्रेक इवन है, क्योंकि हमने निकाला तो वो 0 आया। लेकिन मान लो कोई हमसे पूछता है कैसे, वो हमसे ये डेटा ये हटा देते 9, आप नहीं काटता देखो, ये नहीं देता, केवल वो सेलिंग प्राइस दे दे, फिक्स कॉस्ट दे दे, वेरिएबल कॉस्ट दे दे और कह दे कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। इन शॉर्ट, कैलकुलेट हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड और ब्रेक इवन, कितनी यूनिट्स बेचे ताकि ब्रेक इवन हो। हमें आंसर पता है कि 10,000 होगा क्योंकि हमें पता था, बट एग्जाम में तो दूसरा क्वेश्चन होगा। तो ये कैसे निकालते हैं सर, मतलब अगर कभी हमें ये निकालना पड़ जाए कि हम कितनी यूनिट्स बेचें ताकि ब्रेक इवन सिचुएशन आ जाए, तो वो कैसे निकलता है, वो सीखने जा रहे हैं। समझ गए आप क्या सीखने जा रहे हैं? तो ब्रेक इवन सिचुएशन, अच्छा ब्रेक इवन कब होगा, जब टोटल सेल किसके बराबर होगी, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी कि फिक्स कॉस्ट के, दोनों के, टोटल सेल टोटल कॉस्ट के जब बराबर होगी तभी ब्रेक इवन होगा। अगर टोटल सेल ज्यादा है टोटल कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, टोटल सेल कम है टोटल कॉस्ट से तो लॉस होगा। यानी वो सिचुएशन जहां पे आपकी टोटल सेल टोटल एक्सपेंसेस के बराबर हो जाएगी वो ब्रेक इवन है। इट इज द पॉइंट एट विच टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। इट इज ए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन फॉर द कंपनी बिलो द ब्रेक इवन। मान लो किसी का ब्रेक इवन आया 10,000 यूनिट, जैसे सेम क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल 4 जब किया, डेटा एग्जैक्टली सेम था जो एग्जाम्पल 3 का था, सेम था, बस क्या किया हमने यहाँ पे यूनिट्स कम कर दी। ऊपर 10,000 यूनिट था एग्जाम्पल 3 में तो ब्रेक इवन आया था, और जैसे यहाँ यूनिट्स कम कर दी 8,000 यूनिट कर दी तो क्या हो गया, लॉस। यानी अगर ब्रेक इवन से कम बेचोगे तो लॉस होगा, और अगर ब्रेक इवन से ज्यादा बेचोगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, वो 2 था, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बिलो ब्रेक इवन जाते हैं, ब्रेक इवन से नीचे द फर्म विल मेक लॉसेस व्हाइल अबव दिस पॉइंट द फर्म विल बी अर्निंग प्रॉफिट्स। द ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का एक और नाम है सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, क्योंकि ये कॉस्ट को और वॉल्यूम को स्टडी करके प्रॉफिट को बताता है। ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस हेल्प काहे में, इन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम अपनी वॉल्यूम क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो क्या फर्क आएगा, प्राइस में चेंज करते हैं तो क्या फर्क आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करते हैं तो क्या फर्क आएगा, किस पे, ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग फिक्स कॉस्ट एज अनचेंजेबल। यानी ये सबका इंपैक्ट बताने की कोशिश करता है, वो है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकल सकता है, एक एल्जेब्रिक मेथड यानी फॉर्मूले से, दूसरा ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ बना करके। एग्जाम में 99.99% कभी भी ग्राफिकल मेथड नहीं पूछता, कौन सा पूछता है फिर, एल्जेब्रिक का। सच बताएं तो एग्जाम में ये पूछता ही नहीं कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड मतलब फॉर्मूला, ग्राफिकल मेथड ग्राफ। बचपन में कभी ग्राफ बनाए, हाँ, क्या ग्राफ पेपर तो देगा नहीं वो आपको, है ना, लेकिन तब भी एक बार देख लेते पहले ग्राफिकल मेथड, पहले ग्राफिकल दिखाते ही इधर आओ। कह रहे हैं ब्रेक इवन चार्ट रिकॉर्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब ये लाइन जो है जिसका वाई एक्सिस बोलते हैं, ये कॉस्ट की है और रेवेन्यू यानी सेल की है, और ये लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब यूनिट्स सोल्ड की है।
अब आप ध्यान से अगर देखें, दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ ना? ध्यान से देखें तो ये लाइन जा रही है टोटल कॉस्ट की, ये है टोटल कॉस्ट। ये लाइन जा रही है टोटल सेल की, और जहां पे टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है टोटल सेल की लाइन को, वो पॉइंट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप इससे भी नीचे बेचते हैं यहां, तो क्या होगा? लॉस होगा, लॉस लिखा है। और अगर आप इससे ज्यादा बेचते हैं, ब्रेक इवन से ऊपर जाते हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एक बात बताना, ये जो टोटल कॉस्ट की लाइन है, ये यहां से क्यों शुरू हो रही है? जीरो से यहां से क्यों नहीं शुरू हो रही? आप समझ पाए हैं? मैं आंसर दे रहे हैं, समझ पाए? सही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है, इसलिए टोटल कॉस्ट की लाइन जो है वो बिल्कुल जीरो से शुरू ना होकर के यहां से शुरू हो रही, क्योंकि ये होगी आपकी फिक्स कॉस्ट, यहां से शुरू हो रही है, और फिर जितना बढ़ाते जाओगे तो वेरिएबल के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। और टोटल सेल की तो जीरो से शुरू होगी, नहीं बेचोगे तो जीरो से, ठीक है ना? तो ये जो इसके नीचे का पार्ट है, ये लॉस दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है। तो कभी भी ग्राफिकल मेथड नहीं आएगा। अगर आ गया तो आप करेंगे क्या? आप ग्राफ बनाएंगे हाथ से, ग्राफ पेपर वगैरह नहीं देगा, पहले निकाल के बैठ जाएंगे फॉर्मूले से कि कितना आंसर होगा, तो ग्राफ से बना देंगे। ग्राफ आने की संभावना ना के बराबर, ठीक है? एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है भाई? ब्रेक इवन पॉइंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच, क्योंकि हमें एक ऐसा कंट्रीब्यूशन निकालना है ब्रेक इवन के लिए, ऐसा कंट्रीब्यूशन निकालना है जो कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट को मैच कर जाए। अगर कोई हमसे कहता है सर ब्रेक इवन करने के लिए कितनी यूनिट्स बेचें, तो हम सब समझते हैं ब्रेक इवन तभी होगा जब आपकी जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन है। ब्रेक इवन तभी होगा जब जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, और कंट्रीब्यूशन उससे कम हुआ तो लॉस होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? बोल सकते हैं? पक्का? अगर बोल सकते तो पढ़ ही लो। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, क्या हर सिचुएशन में ऐसा होगा? ब्रेक इवन में कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा कि हमेशा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर? एक बैच की बात है, 5-6 साल पहले की, एक लड़की थी, वो एग्जाम में जितनी फिक्स कॉस्ट थी सारे क्वेश्चन में उतना ही कंट्रीब्यूशन करके जो भी था करके चली आई। वो उस समय ना ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यू पेपर था, तो इसके क्वेश्चन ज्यादा आते थे। तो बाद में हमसे कह रही सर आपने तो पढ़ाया था कि सारे फिक्स कॉस्ट पे मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हमें मिले हैं जीवन में। हमने कहा महिलाएं को ये नहीं पढ़ाया हमने, हमने ये पढ़ाया है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर। इसलिए मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि आप वो गलती ना करें। हमेशा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ढपली बजाने के थोड़ा ना बैठे हैं, बीवी बच्चों को भंडारे से खिलाने थोड़ा ना लेके जाएंगे। कब होगा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर? जब ब्रेक इवन होगा। और हर इंसान की चाहत क्या है कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा हो। समझ में आपकी? ओके, तो कंट्रीब्यूशन ग्रोज अलोंग विद द सेल रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे सेल बढ़ाते हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, और एक समय आता है जब वो फिक्स कॉस्ट के एग्जैक्टली कवर करता है। जिस समय पे वो फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा आपका कंट्रीब्यूशन, कि अब मेरा कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के बराबर पहुंच चुका है, वही पॉइंट होगा ब्रेक इवन। दिस पॉइंट वेयर द फर्म इनकर्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। कुल मिलाके के निकालना कैसे है, फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट दोनों में निकल सकता है, यूनिट्स में भी निकल सकता है, रुपीस में भी निकल सकता है। पहले यूनिट्स का फॉर्मूला सीखते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना हो तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हटा देंगे
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। मैं आपको जो एग्जाम्पल आपने किया था इसमें वापस लेके चलूं, एग्जाम्पल 3 में, कि अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया होता, सेलिंग प्राइस दिया होता 10 रुपए, फिक्स कॉस्ट 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, और हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होता, तो हम कैसे निकालते सर? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते सर? हम फॉर्मूला लगाते टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। आप फुल फॉर्म लिख के आएंगे एग्जाम में, सीपीयू क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट बोले तो 50,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 माइनस 5, 10 सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50,000 अपॉन 5, कैलकुलेटर यूज करिए, बोलो 10,000 रुपीज आई कि यूनिट्स आई? यूनिट्स आई, यानी 10,000 यूनिट का ब्रेक इवन है जो हमने आपको क्वेश्चन में दिया है। क्लियर? अच्छा, अगर कोई हमसे पूछता है कि सर रुपीज में भी बता दो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, हमने का मतलब कह रहा सर जैसे आप कह रहे हो 10,000 यूनिट बेचेंगे तो ब्रेक इवन है, हमको बस ये बता दो कितने रुपए की सेल करें, कितने रुपए की सेल करें ताकि ब्रेक इवन हो जाए। आपने निकाला ये 1 लाख रुपए की सेल करोगे तो ब्रेक इवन है, रुपए में 1 लाख है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए की सेल, तो क्या करें, जितनी यूनिट्स आपने निकाली हैं 10,000, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो रुपए में आ जाएगा। 10,000 यूनिट, हर एक यूनिट 10 रुपए की बेचते नहीं, 1 लाख रुपए का माल बेचोगे तो ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर इन रुपीस किसी को निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो दो फॉर्मूले होते हैं, पहले एक सीख लेते हैं। क्या कर सकते हैं सर? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ले सकते हैं, सब लिखा मिलेगा आप लोग को, बिल्कुल टेंशन मत लो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितनी हुई सर? 10,000, ये हम लोग ने निकाली। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, यानी 1 लाख रुपए के अगर हम गुड्स बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन होगा। तो समझ गए? ब्रेक इवन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल भी बोलते हैं। अच्छा जी सर, एक फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना हो, कहाँ है ये? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना हो तो हम फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर सकते हैं, कर सकते हैं, यस और नो? अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का मैंने आपको ये फॉर्मूला भी समझा दिया, बोलो ये समझ में आता है? क्या लिखा है? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर आपको इसमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स दे दें और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दें तो आप मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस बता दोगे। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस दे देता हूं एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे देता हूं, तो क्या आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बता दोगे? कैसे? किसको किससे भी बता दो, मैं भरोसा नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये फॉर्मूला ये लिखा है, इधर देखो, इधर सब लिखा है, ये लिखा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर दिमाग में बैठ गया ये तो हो ही जाएगा। इसके अलावा ब्रेक इन पॉइंट इन रुपीस का एक और फॉर्मूला लिखा है जो भी थोड़ा सा रुक करके समझाते हैं, पहले जितना सीखा उस पर क्वेश्चन कर। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑनलाइन वाले बच्चों कैसन बा हो कि नहीं? जाना नहीं बेटा, बीच में छोड़ के हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, पढ़ते रहना, ठीक है? हाँ, ये सब आएगा एग्जाम में। ABC Limited is producing a single product incurring variable cost of rupees 300 per unit and fixed cost of rupees 2 lakh. If the product sell for rupees 500 per unit, calculate the break even point in unit and rupees. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले किस पे निकालोगे? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालो सभी बच्चे। ब्रेक इवन पॉइंट, मैं बीपी लिख देता हूँ, पूरा लिखता हूँ, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। करिए सॉल्व, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग करो। है 1000 यूनिट आ रही है, वेरी गुड। टोटल फिक्स कॉस्ट आपने ली होगी 2 लाख,
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी 500 माइनस 300, तो 2 लाख, लिखते नीचे लिखते हैं 2 लाख अपॉन 200, 1000 यूनिट, ठीक है 1000 यूनिट्स। अब रुपीज में निकालो, जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है उससे निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 5 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 1000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 500, तो 5 लाख रुपीज। इजी है पक्का। अगले क्वेश्चन पे चले, सबका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी। कॉपी में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ना तब अगले क्वेश्चन में चलना, अभी इस क्वेश्चन में और भी कुछ करेंगे बाद में आके, तो थोड़ी जगह आधा पेज के करीब छोड़ देना, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आइए इसको करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 15, सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज पर यूनिट, और आपको दोनों पे निकाल के बता दो, हमको यूनिट्स में भी रुपीज में भी कर दो। सही रश्मि, श्रेयांशी, आप लोग सब लोग सही आंसर दे रहे हो। 5 लाख बिल्कुल सही था उस वाले क्वेश्चन में। अब इस पे निकाल के बताओ बेटा। 10,000 आ रही यूनिट्स, ओके। ब्रेक इवन पॉइंट बच्चे कह रहे हैं इन यूनिट्स आ रहा है 10,000। 10,000 के आगे यूनिट्स लिख भी देना, रुपीज ना लिखना है, ये यूनिट्स में आया तो यूनिट्स लिख देना। और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज भी आप बता रहे हैं 3 लाख रुपीज, रुपीज 3 लाख। जो हम लोग ना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो आपने किया, और एक दूसरा फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से। मैं लेके चलता हूँ, आपको सब समझाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का एक और फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और ऊपर इनटू 100। सर फिक्स कॉस्ट तो समझ में आ रही है, ये पीवी रेशियो क्या होता है सर? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पहले पीवी रेशियो चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? पीवी रेशियो। आप कुछ बोल लेते, प्रेजेंट वैल्यू वाला नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। ये पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और पीवी रेशियो बड़ा आराम से निकलता है। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये बड़ा आराम से होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 करते हैं तो पीवी रेशियो आता है, ये भी लिख रखा है, ये भी पढ़ाऊंगा आपको, पीवी रेशियो भी निकालना सिखाऊंगा। चलो पहले उसी पे लेके चलता हूँ, पीवी रेशियो पे। पीवी रेशियो क्या होता है थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, पहले ये वाला केवल एक पढ़ो। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 मतलब क्या होता है भी समझाऊंगा, है ना। यानी अगर इस क्वेश्चन में हम पीवी रेशियो निकाल लें तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो से भी हो जाएगा। मैं आपको दोबारा एग्जांपल 5 में लेके चल रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5। इसमें अब हम लोग दोबारा से क्या करने वाले हैं, मेरी बात सुनो, हम क्या करने वाले हैं, हम दोबारा से ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने वाले हैं। आंसर सेम ही आएगा जो आपने बताया था, कितना बताया था 5 लाख, वही आएगा। बट अब हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100 लगाने वाले हैं। क्या जरूरी है ये वाला फॉर्मूला सीखना, एक ही से काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है, दोनों सीखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे केवल वही फिट हो पाएगा, पीवी रेशियो वाला ये फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले क्या निकालें बताओ, पीवी रेशियो पहले निकालें कि पहले ब्रेक इवन निकालें, क्या निकालें? पहले पीवी रेशियो, तो आओ पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। इंटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि परसेंटेज में चाहिए होता है सर,
कंट्रीब्यूशन सर, कंट्रीब्यूशन कितना, और देखें ना बेटा, 500 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 300 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 200 रुपए का, 500 माइनस 300, 200 रुपए, या आप चाहो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं 500 माइनस 300, या 200 ही डायरेक्ट लिख। अपॉन सेल कितनी है सर? सेल्स, सेल्स है सर 500 रुपए की इंटू 100, तो 200 अपॉन 500 इंटू 100, 40%। ठीक है, सभी लोग एक बार चेक कर लो, 40%। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज में, कौन सा फॉर्मूला लगा के? ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट लिखो या टोटल फिक्स कॉस्ट लिखो, एक ही बात है, इनटू 100। सर कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दी है क्वेश्चन में, कितनी दी है, कितनी दी है? फिक्स कॉस्ट कहाँ गई? 2 लाख रुपीज की, 2 लाख की फिक्स कॉस्ट अपॉन 40 इंटू 100। 40 लिखना, 40% ना लिखना, क्योंकि ऊपर इंटू 100 कर दिया ना तो परसेंट का इम्पैक्ट हट गया। अगर 40% लिखते तो फिर इंटू 100 नहीं लिखते, कुछ एक लिखते। कितना आता है? 5 लाख रुपीज हमारा आंसर आ गया। पहले भी 5 ही लाख आया होगा, आंसर सेम ही आएगा। तो पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला है? अब इसका क्या काम होता है वक्त आने पर अगली क्लास में समझाऊंगा, अभी के लिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का एक और क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल 6 करके बताओ। एग्जाम्पल 6 में पीवी रेशियो निकालो। कितने परसेंट? 50%। ओके, पीवी रेशियो आप कह रहे हैं 50%। अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का दोबारा फॉर्मूला लगा के चेक करो 3 लाख आ रहा है कि नहीं। सभी लोग चेक कर लो एक बार, कोई भी अच्छा आलस मत करना कि हाँ आ रहा होगा। आ रहा है 3 लाख। अब सुनो, एग्जाम में आप जब करोगे तो आप इस फॉर्मूले से करोगे जो बाद में सिखाया है, वो वाला फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बहुत जरूरत होगी तो यूज करना, नहीं करना, एग्जाम में नंबर भी चाहिए। एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना हो तो पहले आप पीवी रेशियो निकालो, फिर आप फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला है वो तभी यूज करेंगे जब आप और कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तो आसान वो था, लेकिन यूज ये वाला करना है। ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए। अल्टीमेटली सब कुछ हो गया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो पढ़ेंगे ही, बाकी पीवी रेशियो में भी और पढ़ना है। 7 क्वेश्चन है जिसमें से 6 आपके होमवर्क है, 1 2 3 4 5 6 आप कर लेंगे, क्योंकि 7 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 आप करके आइएगा। एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं, देखिए मैंने ना सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए दिए हैं कि अगर आप बहुत ही अटक जाएं तो उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है तो क्वेश्चन करिएगा और उसको खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन नहीं देखिएगा। जब आप खुद से करके बिल्कुल हार जाएं, आंखों में आंसू आ जाएं कि हमसे नहीं हो पा रहा, एक बार में नहीं होगा, 2 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, तो आपको लग रहा है अब नहीं हो सकता, अब जोश हो जाएंगे, तब आप रेफर कर ले तो बात अलग है। उससे पहले अगर आप रेफर कर रहे हैं तो बस आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठेंगे तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब देखिए अब हम सब इतने बड़े हो गए हैं, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार हैं कि नहीं पढ़ाई को लेकर, तो ये करके आना है आपको। और कोई डाउट होगा तो अगले टर्म पे लेके आइएगा। थैंक यू सो मच।